द्रूशी पढ़ लें सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। मैं आज अपने मेहमान को इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि एक इंतहाई लर्नड पर्सन जिसने जुडिशरी के अंदर ट्रायल कोर्ट में भी और एपेक्स कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा सर्व किया, और आज इनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज इनसे बात हुई तो मैंने कहा, सर आपका एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ के अंदर और आप आइडियलाइज़ किए जाते हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए कि जो केसेस होते थे वो विद इन शॉर्ट टाइम, हफ्ते में मर्डर ट्रायल ख़त्म हो रहा है, 2 दिन में मर्डर ट्रायल ख़त्म हो रहा है, महीने में हो रहा है, लिंगर ऑन केसेस नहीं हुए ज़्यादा। तो एक इनका एक्सपीरियंस है, इनकी ग्रिप है क्रिमिनल लॉ के ऊपर। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस के टॉपिक पर इन्होंने लेक्चर देंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा बिला ताख़ीर अपने मोहतरम सोहेल नासिर साहब से कि आएँ और इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का कि मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की उस जगह पे जहाँ से मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया था 1987 में। बताता चलूँ, काफ़ी दोस्तों को शायद ना पता हो इस बात का कि मेरी वकालत का आगाज़ इसी बार एसोसिएशन से हुआ था। चौधरी इरफान मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो मेरे उस्ताद थे सिविल साइड पे। तो 3 महीने के बाद खैर मैं फिर रावलपिंडी शिफ्ट हो गया था। तो मेरी जो बुनियाद है वकालत की वो इस्लामाबाद से ही शुरू हुई थी। और दूसरी मेरे लिए एज़ाज़ ये रहा कि मुझे यहाँ सर्व करने का मौका मिला और आप तमाम भाइयों और दोस्तों के ताउन से एक अच्छा माहौल पैदा करने का मौका मिला। कुछ चेंज देखने को मिला, जिस तरह मुग़ल साहब ने ख़ुद फरमा दिया कि मुकदमात की तेज़ी से समाअत के हवाले से। ये जो टॉपिक में है आज का कि यूज़ ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये मेरी ख्वाहिश पे रखा गया। मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने कोई और टॉपिक कहा था, मैंने कहा नहीं, चूँकि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दुनिया में तो चल रही है बहुत तेज़ी के साथ और पूरी दुनिया तरक्की कर रही है जुडिशल सिस्टम के अंदर। तो टॉपिक ऐसा हो जो जिसको हम मतलब हमारे यूनिक हो और कुछ उसके फ़वायद के बारे में बात करें। इसलिए मैंने आज खुद इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आने के बाद। वो कहते हैं ना जी कि आई सी, आई कंसीव, आई थिंक एंड आई अप्लाई एंड आई सक्सीड। ये 2013 की बात है। मैं थोड़ी सी रेफरेंस में ज़रूर जाऊंगा क्योंकि ये अल्लाह करे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जजिस तक भी पहुँचे, जिनको मैं बारहा ये कहता रहता हूँ कि जहन वो होता है जो हर दौर में हर माहौल में काम करके कोई नए रास्ते तलाश करता है। नहीं तो आइसोलेटेड तो जहन बहुत सारे हैं, हमारे दरमियान भी हैं, जुडिशरी के अंदर भी हैं, जो एक स्टेटस को की हालत में चलना चाहते हैं। लेकिन स्टेटस को की हालत में चल के आप कभी कामयाब नहीं होते, आप वहीं रहते हैं जहाँ आप पहले दिन खड़े होते हैं। तो ये 2013 की बात है जब मैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट रावलपिंडी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। तो मेरे जहन में एक सवाल उठा कि ये जो नैब के केसेस हैं ये सालों में फ़ैसला नहीं हो पाते, सालों में फ़ैसला नहीं हो पाते। तो इनकी कॉजेज़ क्या हैं? तो जो कॉजेज़ हमारे पार्ट पे थी वो अपनी जगह थी, वकला के पार्ट पे थी वो भी अपनी जगह थी, लेकिन एक बुनियादी कॉज जो मुझे समझ आई कि नैब के केसेस में जो विटनेसेस होते हैं वो थ्रू आउट द पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। कोई कराची से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई कोयटा से आ रहा है। फिर दूसरा मैंने सर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखा कि एक गवाह को हम कराची से बुलाते हैं, सरकारी गवाह को 2 लाइनों के स्टेटमेंट के लिए, और जो उसके आने पे इखराजात सरकार को बर्दाश्त करने पड़ते हैं और जो पब्लिक टाइम वेस्ट होता है उसका क्या मुआवजा है? कोई जवाब नहीं था। तो फिर मुझे जहन में उठा क्यों ना अब दुनिया जब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जा रही है, हम भी क्यों ना मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, इनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर अप्लाई करें। और ये इतनी दूर दूर से गवाहान आते हैं या लॉयर्स आते हैं सम टाइम दूर दूर से, कि इनको क्यों ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि ऑनलाइन आएँ, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, अपने आर्गूमेंट करने वट एवर दे वांट, तो ये करें।
तो मैंने बिस्मिल्लाह की और बिस्मिल्लाह करके मैंने अपना सिस्टम वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोड में लगाया और उसके बाद मैंने नैब के जो ऑफिसर्स से उनसे बात की। मैंने कहा मैं आपके जो ऑफिसर्स हैं जो दूसरी जगह बैठे हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि आएँ वो, और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदा हो गई। उस इब्तदा में मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी से। मैं लॉयर्स की बात नहीं कर रहा, लॉयर्स को तो हम परसुएट कर देते हैं, कन्विंस भी हो जाते हैं लॉयर्स। मुझे अपनी उस कम्युनिटी से कन्फ्रंट करना पड़ा जो एक आइसोलेटेड माहौल में काम करना चाहती थी, काम कर रही है अभी भी। शायद उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था, या इनोवेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, या उनके जहन उस जगह रुके हुए थे जहां से वो आगे चलने को तैयार नहीं थे, या उनको आईटी से शायद इतनी वाकफियत नहीं थी कि उसकी इफादियत का पता हो। तो मुझे बहुत एक बड़ा किस्म का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जो काम शुरू कर दिया मैं आई विल टेक इट टू द लास्ट स्टेज। हाँ, अगर कभी हाई कोर्ट ने मेरे किसी इस एक्शन के ऊपर, जुडिशियल साइड के ऊपर कोई मेरे व्यू को रिवर्स कर दिया, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को, लेकिन ये नहीं हो सकता मैं किसी की मुखालफत की वजह से जिसकी क्लैरिटी नहीं है, मैं अपनी उस ऑब्जेक्टिव को जो मैं अचीव करना चाह रहा था रोक दूं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोड, फिर सेशन जज रावलपिंडी, फिर सेशन जज इस्लामाबाद, यहाँ भी आपने देखा कि हमने अपनी ई कोर्ट्स के मैं चलाता रहा और मुश्किलात फेस करता रहा, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब आज से 15 दिन पहले 2000, मैं आपको जजमेंट भी देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी। दोस्तों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं भी आपको दे दूंगा, सिविल साइड पे। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग लॉ को कहा कि ये कवर करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक। और ये मैं 2013 से थ्रू आउट पाकिस्तान लेक्चर दे के आ रहा था और मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग लॉ हमें अलाउ करता है कि हम मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। कुछ चैलेंजेस अगर आते हैं तो उसको हम किसी ना किसी मीट आउट कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका लॉ वीक है। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जजमेंट को लिखा है, 3 बेंच मेंबर था, उन्होंने बड़े क्लियर तरीके से कह दिया कि ये डिवाइस हमारे पास मौजूद है, लॉ हमें प्रिवेल कर रहा है। और मुझे दूसरी खुशी इस बात की हुई कि जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था वर्चुअलिटी का, कि ये वर्चुअलिटी नहीं, ये रियलिटी है, जो 2013 में मैंने खस किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में वही अल्फाज इस्तेमाल किए। तो आज मैं आपके सामने सुरखरू इस बात से कि जिस चीज का बेड़ा मैं 2013 में उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर सख्त कर दी है। इस बात का मकसद से आपके लिए, आप यंग लोग बैठे हैं काफी सारे माशाल्लाह, आपके लिए जो समझने वाली बात है कि जब भी इनोवेशन आपको कहीं नजर आए उसको जरूर आगे लेके आइए। ये सोचे बगैर कि कितनी मुखालफत होनी है या कौन क्या कहेगा, सिर्फ ये देखना है कि इसके फवायद नुकसान से ज्यादा हैं कि नहीं है। अगर आपको लगे कि जो आइडिया मेरे जहन में आया है उसके फवायद ज्यादा है नुकसान से, उसको जरूर फ्लोट करें, उसको मार्केट में लेके आए, और ताकि उस पर फिर लोग सोचें और सोच के कोई ना कोई नया हल निकालें। अभी ये मेरे दोस्त बैठे हैं खालिद साहब, इनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, ये भी यही कह रहे थे जी एक वक्त आना है कि अल्टीमेटली हमें मॉडर्न डिवाइसेस पे जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं गए तो हम दुनिया से बहुत पीछे पहले ही हैं, हम शायद और पीछे की तरफ चले जाएं। तो आज की मैं जितनी गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, तो मेरी जो गुफ्तगू शुरू होगी वो एक सवाल से शुरू होगी। माशाल्लाह सारे काबिल वकला बैठे हैं। मैंने बड़ा सोचा कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, मैं कंपोनेंट में बाद में आऊंगा, बाकी ई के का कंपोनेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में जो की पॉइंट है, जो फोकस एरिया, वो क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में। और ये सारी मेरी गुफ्तगू उस की पॉइंट पे चलेगी आखिर तक। आप में से कोई अगर जहन में, माशाल्लाह सारे बैठे हैं, आप समझते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट क्या है, कोई अगर बताना चाहे तो मैं इसको वेलकम करूंगा। आई वॉन्ट टू सी, घबराना नहीं है, अगर है तो कुछ बताएं। चलिए मैं बताता हूं आपको। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। मैंने क्या कहा बतौर गवाह और आपने बतौर जज क्या सुना। अगर इस कम्युनिकेशन में गैप आ गया तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, या इसको मैंने और आसान कर दिया, हम दुआ
लिखते रहे, वो दगा सुनते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। यानी आपकी एक लर्जिश बोलने में या जज के सुनने में आपके पूरे केस को यहां से उठा के उधर ले जाएगी। सो कम्युनिकेशन जो है, दैट इज द सोल ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कई दफा आप अदालतों में खड़े होते हैं, झगड़ा पड़ जाता है, नहीं जी गवाह ने ये कहा है, नहीं जी गवाह ने ये कहा है, जज कहता है ये क्या है, एक अजीब सा माहौल बनता चला जाता है। और ये कम्युनिकेशन जो है ना, अगर आप इसको हिस्टोरिकली उठा के देखें तो कम्युनिकेशन के फेजेस आप देखें कहां से स्टार्ट हुए। कम्युनिकेशन क्या थी? लोगों को इत्तला देना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, अपनी मौजूदगी का सम टाइम एहसास दिलाना। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, पत्थरों का जमाना था, तो कम्युनिकेशन का क्या जरिया था पता है आपको? आग लगाते थे, धुआं उठता था, दूर से किसी को नया धुआं उठा है तो होता था कि यार यहां से ना कोई पैगाम देना चाह रहा है या प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो फौरी तौर पे वहां पहुंचते थे। पहला स्टार्ट कम्युनिकेशन का फेज का ये था। जब लोगों में एजुकेशन आई, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी, पत्थरों के दौर से आगे चले, तो उन्होंने इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड क्या किया? ड्रम बीटिंग सुना होगा आपने, आज भी सीपीसी में आपकी मौजूद है। ड्रम बीटिंग क्यों होती थी? कि लोग इकट्ठे हों और उन तक कोई पैगाम पहुंचाया जाए। ये सेकंड फेज था उसकी अपग्रेडेशन का। उसके बाद इसका थर्ड फेज आया, जब थोड़ी सी जदीद दौर में दाखिल हुए, साइंस ने तरक्की करनी शुरू कर दी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया जिसको आप कहते थे टेलीग्राम। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि कभी हो सकता है आप में से कोई दोस्त खड़ा हो कि यहां बैठा हो, खड़ा हो और मैं वहां बैठ के आपको सुन रहा हूं। तो ये है कि मैं आपको किताबें खुलवा के कानून पढ़ाने शुरू कर दूं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। मुझे ज़ेब ये देता है कि मैं आपको समझाऊं कि जब भी आपने किसी मौजू पे गुफ्तगू करनी है तो आप इस तरह लेके चले कि जब आप आज के दौर में खड़े हों तो जो लिसनर है उसकी जहन में क्लैरिटी आ जाए। टेलीग्राफ में क्या होता था? टक 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 सिग्नल तय्युन थे, 5 सिग्नल हुए तो अल्फाबेट ए, 4 हुए तो अल्फाबेट बी या फला, और फिर वो टाइप होता था, वो आगे चलता था। फिर आपका आ गया टेलीफोन। अभी देखें कम्युनिकेशन की, अब टेलीफोन में क्या हुआ? टेलीफोन में कम्युनिकेशन होती थी 1 to 1, ऐसे ही है ना। पुराने फोन, अब पता नहीं अभी आप में से कितने पुराने हैं कितने नए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं वो इस बात को, अभी भी टेलीफोन आपके मौजूद है लैंडलाइन में, ठीक है। और फाइनली फिर आपका एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम आ गया। ये ब्रॉडकास्ट क्या था? रेडियो। एक बोल रहे हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, लाख लोग सुन रहे हैं, 10 लाख लोग सुन रहे हैं। एंड फाइनली आपकी आ गई मॉडर्न। आपका आज भी जो स्मार्टफोन है उसमें 2 ऑप्शन होती है, कभी आपने कहा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, एक ग्रुप मैसेजेस। ग्रुप में क्या होता है कि आप मैसेज डालते हैं, वो हर बंदा पढ़ लेता है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, आपका 1000 का ग्रुप है, आपने मैसेज डाला, हर बंदे को इंडिविजुअली गया, वो दूसरे को नहीं पता लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। बहरहाल, तो ये कम्युनिकेशन के फेजेस से चलते चलते पहुंचे और उसके बाद हम एंटर हो गए मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर। अब मॉडर्न डिवाइसेस में आपकी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें, कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है यार, कोई खर्चा नहीं है। आज कितने दोस्त यहां बैठे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है? सबके पास है। तो इसका मतलब है कि ई कोड का काम तो शुरू हो गया, मॉडर्न डिवाइसेस तो आपने शुरू कर दिया, आपको तो खर्चा ही कोई नहीं हो रहा आपके पास तो ऑलरेडी एक चीज मौजूद है। नॉट ए सिंगल पेनी यू हैव टू बेयर। कितने दोस्त हैं जिनके पास ब्लूटूथ की फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर? कितने दोस्त हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है या घरों में कंप्यूटर्स नहीं है? और कितने दोस्त हैं जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते? ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं और यही वो कंपोनेंट हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको चाहिए। अगर कोई कहे कि शायद हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बड़ी फजूल सी बात है। आप जिस सिस्टम में बैठे हैं उस सिस्टम में रह के आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, आप उसी कोड को कन्वर्ट कर देंगे ई कोड में और आपको कन्वर्ट कर देंगे आपकी इस तमाम डिवाइसेस को ई हेयरिंग में या ई प्रोडक्शन में, वट एवर इट इज़। अब बेनिफिट क्या मॉडर्न डिवाइसेस के? अभी मैं कोर्ट प्रोसीडिंग में बाद में आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप सारे माशाल्लाह दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, एक गवाह को जो आप कराची से बुलाते हैं इस्लामाबाद में पेश होने के लिए, उसको ट्रैवलिंग टाइम चाहिए, उसको ब्रीदिंग टाइम चाहिए,
उसको अपने लॉ के तहत अगर किसी जज या मजिस्ट्रेट 15 दिन का नोटिस चाहिए उसको, फिर वो आएगा तो क्या गारंटी है उसकी उस दिन एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। जज छुट्टी पे, स्टेनो छुट्टी पे, वकील साहब नहीं है, ये चीजें पॉसिबिलिटी हैं। तो पता ये लगा कि आपने लाख उसका फिर टीएडी मिला दिया, सरकारी गवाह कोई अगर है, इतना कुछ खर्च करके आपका नतीजा 0/0, यू गॉट नथिंग। लेकिन वही गवाह अगर वहां कराची बैठा हो, उसको आपने टक करके ऑनलाइन किया और उसको कहा जी आइंदा फलां डेट हो गई है, तो कितना बड़ा आपने कंट्रीब्यूट किया पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, कंट्री को और इकोनॉमी को। तो सबसे बड़ी इजियर एंड फास्टर वे फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। अब पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई ई कोर्ट्स के हवाले से, अब मैं बराह रास्त टॉपिक पे आना शुरू करता हूं, जो मैंने खुद ही बता दिया आपको कि हमने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इसका स्टार्ट लिया। क्यों लिया? एक तो मैंने बता दिया वजूहात आपको, लेकिन मैं कहा दुनिया क्या कर रही है ये भी तो देख लें आप। क्या हमसे कोई छोटे ममालिक जो हैं, या ऐसे ममालिक जो हमसे के बाद में आजाद हुए हैं, वो इस वक्त कहां पहुंचे हुए हैं? पोलैंड अगर आप उठाएं, पोलैंड आप समझेंगे 2004 में जाके ये इसने इंडिपेंडेंस लिया, जब ये रशियन स्टेट सारी खत्म हुई, और 20 साल में मैं भी हो गया हूं, पीछे छुट्टियों में गया था, मैं देख के आया। छोटा सा कंट्री है, 50 मिलियन आबादी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी दुनिया में 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे। पोलैंड ने 2010 में पेपरलेस लिटिगेशन कर दी, पेपरलेस लिटिगेशन। मलेशिया पेपरलेस लिटिगेशन, सिंगापुर पेपरलेस लिटिगेशन। आपका नेबर कंट्री इंडिया, नॉट एज ए होल, लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है ई कोर्ट्स के ऊपर, मॉडर्न डिवाइस के ऊपर। अब तो आप रोज देख रहे होंगे उनकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी ऑनलाइन हो रही है, आप देख रहे होंगे वीडियो सारी रोज आ रही है। उन्होंने इस चीज को ओपन कर दिया। अब पोलैंड में देखें क्या सिस्टम था, कितना जबरदस्त। आपने केस फाइल करना है थ्रू कंप्यूटर विद एविडेंस, दूसरी पार्टी के पास पहुंच गया, उसका जवाब आ गया, जब दोनों आ गया केस जज के पास चला गया, सारा ऑनलाइन चल रहा है। जज ने उसमें इश्यूज फ्रेम कर दिया, जो भी डिस्प्यूट था उसके पॉइंट्स क्रिएट कर दिए, ठीक। एविडेंस इसी तरीके से ऑनलाइन हो गई और अल्टीमेटली फैसला आ गया। बड़ा खूबसूरत, मैं अभी अपने बेटे को, उसको अपने एसोसिएट को बता रहा था कि जुमला इस्तेमाल हुआ पोलैंड में कि क्या इंफॉर्मेशन एंटर द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स एंड एविडेंस, इट इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस प्री ट्रायल, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन, एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स ऑफ जजमेंट्स। कितनी पार्टिसिपेशन हुई, कितने लोग घरों से उठे, कितने लोगों का ऑफिस डिस्टर्ब हुआ, कितने लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई? आंसर इज नो, क्योंकि हर बंदे को सहूलत मिल गई कि मैं अपनी मुकाम पे बैठ के इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकूं। तो इसलिए वहां पे कहा गया, और 2003 से पोलैंड में ये सिस्टम राइज है और अभी तक चल रहा है। प्रिस्क्रिप्ट तैयार जरूर होता है उसका फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड, और पार्टी अगर चाहे तो देती, डीवी भी मिलती है और उसका स्क्रिप्ट भी मिल जाता है, लेकिन जाता वो सारा है। मलेशिया आपका, उसको मैं डिटेल में लेके जाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि मलेशिया ने मॉडर्न डिवाइसेस पे आने से पहले एक होमवर्क किया, जो हमारे यहाँ महल में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। मलेशिया की 2 स्टेट्स थी, बड़ी फेमस स्टेट्स उनकी, सरवक एंड सबा, और ये लार्जेस्ट स्टेट है मलेशिया की, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ मलेशिया, जहां पे वकील को ट्रैवलिंग करके जाने के लिए दिन रिक्वायर्ड है, घंटे नहीं। इवन थ्रू एरोप्लेन इट टेक्स सफिशिएंट टाइम की पूरी शेड्यूलिंग होती है। उन्होंने एक होमवर्क किया, उन्होंने कहा कि हमारी जो स्टेट्स हैं इसमें अगर फलां जगह से कोई वकील आता है किसी केस को करने के लिए तो कितनी कॉस्ट आती है। उस जमाने में ये आज से 7-8 साल पहले जब स्टडी हुई थी, पाकिस्तानी बनते थे 75,000 रुपीज, जो आज गालबन 4 या 5 लाख रुपए बन चुके हैं। कितनी हेयरिंग के लिए, कितने मिनट की हेयरिंग के लिए? 30 मिनट की हेयरिंग के लिए। एक वकील जो कॉस्ट करता था और लिटिगेशन जो कॉस्ट करती थी, इट राइट नाउ मोर देन 5 लाख फॉर 30 मिनट्स हेयरिंग। अब इन्होंने जब सारा स्टडी किया तो अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम क्यों ना ऑनलाइन पे लेके जाएं। और तो वेरी क्विकली बताऊंगा कि इस वक्त मलेशिया जो है वो
ऑनलाइन सारी उसमें चला गया है। अब मलेशिया को आगे चलते हैं जी। मलेशिया के बाद आप आ जाएं इंडिया, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपके सामने चीज़ें सारी एविडेंट हैं। अब आ जाते हैं कि ई कोर्ट है क्या, व्हाट इज ई कोर्ट। ये कोई सर नई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये वही कोर्ट है जिसमें जो आज अदालतें आपकी काम कर रही हैं, वही कोर्ट है। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग को शिफ्ट किया ऑनलाइन, वहीं बैठे बैठे अपनी मॉडर्न डिवाइस के थ्रू, इट बिकम्स ई कोर्ट। ये नहीं है कि उठ के दूसरी कोर्ट में जाएंगे या कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारा नथिंग। वही सीट है, वही कोर्ट है, वही वकला है, वही स्टाफ है, सिर्फ एक कंप्यूटर बीच में इन्वॉल्व हो गया और वो कोर्ट कन्वर्ट हो गई ई कोर्ट के अंदर। एंड दैट फॉर पर्पज ये आपको इसको कहते हैं ई कोर्ट। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आएगा कि वाई ई कोर्ट, वो मैंने बता दिया आपको। नंबर 1, एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन एंड ट्रिक सर्विस डिलीवरी, डेवलप इंस्टॉलेशन इंप्लीमेंट सपोर्ट सिस्टम इन कोड, ऑटोमेशन हो गया। और उसके बाद अगला है वाई ई कोर्ट। आप नहीं समझते, आप माशाल्लाह सारे रोज अदालतों में बैठे होते हैं, एक सम टाइम अजीब सा हंगामा अदालत के अंदर लगा होता है। 50 लिटिगेंट खड़े होते हैं, 6 लॉयर खड़े होते हैं, इतनी सी। इस्लामाबाद में तो खास तौर पे जो कोर्ट रूम्स का हाल है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 4 बंदे खड़े हैं, लगता है कि बहुत रश पड़ गया। तो व्हाट टू से अबाउट 20 और 30। अब उस सारे माहौल के अंदर 40-50 के टेम्परेचर में चाहे एसी भी चल रहे हों, आप समझते हैं कि क्वालिटी मिलेगी आपको? आप समझते हैं जज आपको फोकस कर पाएगा? आप समझते हैं जज आपको प्रॉपरली अटेंड करके आपकी बात को सुन पाएगा? और फाइनली आप ये समझते हैं कि क्या जज उस माहौल में एक अच्छा फैसला कर पाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा इफेक्ट करता है ह्यूमन कॉन्डक्ट को, उसकी क्वालिटी को, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन हो। अब यही केसेस लगे हों और आप अपने दफ्तर में बैठे हो, जिस तरह मैंने मुझे याद है मैंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन की थी एक बेल एप्लीकेशन में, आपको याद होगा जिन लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया था उस टाइम। अब यही केस में अगर लिटिगेंट अपने घर बैठे हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो कंफर्टेबल ओवर ए कप ऑफ टी, और जज अपने ऑफिस में बैठा हो, तो क्वालिटी भी आएगी, कंसंट्रेशन भी आएगी, क्राउडनेस खत्म हो जाएगी, सिक्योरिटी के रिजॉल्व हो जाएंगे आप। मुझे नहीं पता वो लेक्चर किस किसने अटेंड किया, इसी फोरम पे यहीं खड़े होकर मैंने वो दिखाया। आप ही के इस्लामाबाद के 2 वकला थे और मेरे ख्याल में उमर शबीर था जज हमारा, आपके 2 वकला थे जो अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने यहाँ आपके सामने बहस की थी, वो आप ऑनलाइन देख रहे थे और जज ने वो बहस सुनने के बाद फैसला भी किया था। आप ही के फोरम की बात कर रहा हूँ, दूर की बात नहीं कर रहा। उस वक्त सदर मोहतरम थे, हाँ खानदादा साहब थे जी, तो हमने ये सारा यहाँ किया। तो ये सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि क्वालिटी और जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा रेलिवेंट हो जाता है। अब ई कोर्ट के कंपोनेंट्स देखें, बड़े जबरदस्त हैं कि ई कोर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं। ई हियरिंग मैं आसानी से चलूंगा ताकि आपको कम से कम आप इस कंपोनेंट्स में जो आप कोऑपरेट कर सकते हैं आप तय करें, हमने ये तो कोऑपरेट करना है। आप कह सकते हैं सवालात हों जो मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा आपको। ई हियरिंग, आप मैं वहाँ मुल्तान बेंच अभी था, मैं एज ए सेशन जज भी जहाँ रहा, मैंने बल्कि इस्लामाबाद की बात है, मैंने वकील साहब लाहौर से आए थे, मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप जाएं लाहौर, ये मर्डर केस कल आर्गूमेंट होगा, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, लाहौर से आर्गू कर दें। एंड ही डिड इट। दिस इज कॉल्ड ई हियरिंग। आप बिजी हैं, आपकी पिंडी में केस लगे हुए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है और आपको पता लगा कि पिंडी की ट्रैवलिंग मेरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है हाई कोर्ट रश की वजह से। तो आपने अपना मोबाइल ऑन किया, आप एप्लीकेशन ऑन की, आपने जज को कहा जी मुझे ऑनलाइन ले ले और उस आधे घंटे की ट्रैवलिंग में आपने अपने केस को आर्गू कर दिया। इससे ज्यादा आसान माहौल आपको कौन दे सकता है? क्लाइंट आपका परेशान बैठा है, वकील साहब पेंडिंग है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आपने इतना सा काम किया, मैं आपको एक वाकया सुना दूं साथियों। कोरोना के दौर में मैं एएनएफ कोर्ट का जज था पिंडी का, पता नहीं कुछ दोस्त वहां पेश कभी हुए कि नहीं मेरे पास। मेरी वाहिद कोर्ट थी पूरे पाकिस्तान में जिसने वर्क एट होम फुल फ्लेज की है, फुल फ्लेज। जेल के अंदर भी हमने सिस्टम अपग्रेड कराए, मुल्ज़म की हाजिरी जेल से होती थी, वकला को सहूलत दे दी, मैं घर बैठता था अपने, मेरा स्टाफ सिर्फ आता था और हमने फुल फ्लेज काम किया। एक दिन मुझे
8:30 बजे फ़ोन आया, 9 बजे कोर्ट स्टार्ट होती थी, कि चीफ से पाकिस्तान ने याद किया है। उस वक्त गुलजार साहब थे, क्योंकि मेरे पास वो मॉडल कोर्स का भी प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कहा जी आप 9:30 तशरीफ लें। मैंने गाड़ी में बैठा तकरीबन, तो मेरा सुप्रीम कोर्ट तक का वहाँ से फासला 45 मिनट का बनता था। मैंने गाड़ी में बैठ गया, 9 बजे मैं एक्सप्रेस वे पे था, तो 9 बजे मैंने अपना मोबाइल लगाया और मैंने सिस्टम ऑन कर लिया और मैंने कहा जी केसेस शुरू करें। अब गाड़ी की ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, केसेस की हेयरिंग कर रहा हूँ, और मैंने सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते तकरीबन 6 या 7 बेल एप्लीकेशन डिसाइड कर दी, और जो 1, 2, 4 एडजर्नमेंट थी वो कर दी। अब जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, थैंक यू, अब जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अंदर पहुंचा तो वहाँ बंदियाल साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और मुशीर आलम साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, गुलजार साहब भी बैठे हुए थे। मैंने कहा सुनाओ कैसा चल रहा है, आजकल तो काम नहीं हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं जी काम तो बहुत हो रहा है। कहते हैं कोरोना में काम हो रहा हो कैसे? अच्छा मैं अब डर भी रहा हूँ अंदर से, क्योंकि अगर बताऊँगा कि आधे घंटे मैंने गाड़ी में बैठ के कोर्ट की है तो पता नहीं क्या रिएक्शन आना है फ़ौरन। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं सोचता हूँ, अप्लाई करता हूँ, फिर अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा नजर आई। मैंने कहा सर मैं तो वहाँ से लगाऊँ, आधे घंटे मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की हैं, और ये मेरा पॉजिटिव है। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बड़े अप्रिशिएट करने लगे इस चीज़ को। बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा, मैं कह वो मैं आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम एंड दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात ये कर रहा हूँ कि कभी भी ये मत सोचिएगा अब ई हेयरिंग में क्या है, आपको इससे बड़ी कौन अच्छा, इसके लिए जजिस को भी ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है। वो जज जो आईटी को समझते हैं वो तो आपको कॉपरेट करेंगे, वो जिसको अपने फोन का इस्तेमाल नहीं आता वो शायद आपको डिस्करेज ही करेगा। तो आपने अगर किसी ऐसी कोर्ट में फंस गए जहां डिस्करेजमेंट हो रही है, तो आपने डिस्करेज नहीं होना, हो सकता है अगली कोर्ट आपकी इस बात को मान जाए। उसके बाद है ई प्रोडक्शन अंडर ट्रायल प्रिजनर। आपका इस्लामाबाद का तो रोज का इश्यू है ना, आज जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मूव करना है, आज फलां मुल्क के वजीर आ गए, फलां का वो आ गया, आज सारी हवालात बंद। ये होता है आपके इस्लामाबाद पिंडी में? मैंने नहीं होती, खैर आपके इस्लामाबाद में ही होता है। वकील भी खड़े हैं, गवाह भी खड़े हैं, जज भी बैठे हैं, ये हवालात नहीं आई। तो अगर नहीं आई, इसको मैं आगे फिर आपको भी साबित भी कर दूंगा कि ई प्रोडक्शन पॉसिबल लॉ में है कि नहीं है। आप उसको ऑनलाइन प्रोडक्शन कर लें। उस मुलजम की हाजिरी का मकसद क्या है कि जो कुछ हो रहा है उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यही मकसद है ना। अगर वो वहां जेल में बैठ के ऑनलाइन सारी प्रोसीडिंग को वॉच कर रहा है और देख रहा है मेरा वकील क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी देता है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। व्हाई डोंट यू डू इट? देन ई रिकॉर्डिंग, ये बात करते हैं इस पे। फिर ई अनाउंसमेंट, फैसला करना है आपने, आप पार्टीज को बताते हैं भाई आपके ना आए, आप फलां डेट को फैसला होगा अपना, मैं ये बता दें अकाउंट की, आपका ईमेल अकाउंट या जो भी आपकी आईडी है जूम पे या फलां एप्लीकेशन पे, हम आपको ऑनलाइन करके फैसला सुना दें। देन ईमेल इंटरव्यू। फैमिली केसेस में बारहा मैं इस्लामाबाद में भी जजिस को कहा, मैंने जहां भी रहा, मैंने कहा यार आप हर जो रिकॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग में पार्टीज को बुलाते हैं, इस रश वाले माहौल में, इस मुश्किल माहौल में आप क्या अप्लाई करते होंगे? रिकॉन्सिलेशन फैमिली मैटर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खानदान बचाना होता है। तो वो कोई 2-4 जुमलों या 2-4 बातों से नहीं होती। उस माहौल में आपको प्रेशर है, 50 केस पड़े हैं, वकील खड़े हैं। मैं कहा व्हाई डोंट यू गो? और खासतौर पे केस आपने फाइल किया, खातून की तरफ से यहाँ बैठी है, उसका हस्बैंड कराची बैठा है, लाहौर बैठा है। देन वी डिड इट एंड फाइनली ई मीटिंग्स, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे जजिस से। तो ये थे ई कोर्ट के कंपोनेंट। अब वट एवर यू फाइंड, आप सिर्फ ये तय कर लें कि हमने कम से कम इस जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से हमने इन चीजों को अप्लाई करना है। बहरहाल पाकिस्तान में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में ई कोर्ट्स का किसी ना किसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे आगाज हो गया। जवाद बैठा है यहाँ पे माशाल्लाह, ही नोज इट, और इसको भी बड़ा शौक है, इसका भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ आजकल माशाल्लाह। इज गोइंग कर दिया, ही डिड इट। उसको लगा कि यार ये अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान में फिर एक जज उठा, उसने अपने तौर पे कर दिया, जेलम में उठा, एक गुजरांवाला में उठा, एक अमजद था बेवकूफ़ था पिंडी में, उसने, हमने अपने लेवल पे स्टार्ट कर दिए। इसके बावजूद कि सारी जो थी और अपना वो प्रॉब्लम हमें आती नहीं, बट वी डिड इट। अब मैंने जब ई कोर्ट ऑर्गेनाइज तरीके से अटक में स्टार्ट की, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से अटक ट्रांसफर हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार इसको थोड़ा सा ऑफिशियल टच देते हैं, इसको ज़रा ज़रूरी हो गया है। तो मैंने वहाँ सारा ई कोर्ट रूम, जिस तरह यहाँ भी आपका चल रहा है माशाल्लाह, अभी तक मुझे बता रहे थे रोज़ 2-3 एविडेंसेस हो जाती हैं,
तो वहाँ पे हमने किया और मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप मेहरबानी कीजिए इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें, एंड ही एग्रीड। और उस दिन मुझे इसी तरह अटक की बार थी, पूरी हॉल फुल था, तो हमने ऑनलाइन सिस्टम लगाया। 10:30 बजे इफ्तिताह होना था। मुझे 10 बजे मंसूर शाह साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार इफ्तिताह तो करवा रहे हो, इसमें लीगल बैकिंग क्या है? अब चीफ जस्टिस साहब मुझसे सवाल कर दें, मैं भी एकदम से परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं मुतमिन होते हैं कि नहीं। खैर मैं वो लीगल बैकिंग आपको अभी बताता हूँ आगे चल के। उनको मैंने बताई, वो जजमेंट बताई सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी रोशनी में हमें रास्ता मिला ई कोर्ट पे जाने का। ही वॉज कन्विंस्ड। और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ई कोर्ट का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर से बैठ के ऑनलाइन के थ्रू उसका इफ्तिताह किया, एंड इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द लॉयर्स, बाय द लिटिगेंट्स। इस तरह की अटक की 5 तहसीलें और हर तहसील 100-100 किलोमीटर पे है। वहाँ ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल काम है, वकील बेचारा जाता है तो फिर उस दिन उसका कोई और केस नहीं होता। तो हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की, प्रोडक्शन की, हियरिंग की, पार्टीज की, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी, हमने जनाब ऑलमोस्ट 500 एक्टिविटीज की, जिसमें 140 एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री थी। 140 एक्टिविटीज, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 140 से बड़ी एक्टिविटीज होती हैं। वो जो लोग रो रहे थे बैठे बाहर, हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, एंड वी डिड इट अगस्त 2016 तक। अब जो डिबेटिंग पॉइंट आया, जो हमें पहले दिन से मिला कि क्या ये परमिजिबल है कि नहीं, ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। सिविल में तो जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारा उन्होंने रेलिवेंट प्रोविजन ऐड करके। लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेसेस जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर है, चाहे क्रिमिनल में और सिविल प्रोसीजर एक है, उसी तरह गवाह का आना सारा कुछ, इसलिए बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज है। तो सवाल मैंने खुद रेज किया ऑडियंस के सामने कि आपके जहनों में ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि क्या हमारा लॉ उसको परमिट करता है कि नहीं। वकील है, आपको जज कन्फ्रंट कर जाए, क्या करेंगे कि सुहेल नासी लेक्चर देगा इसलिए हम आ गए? नो, आपने कह रहा है ये लॉ हमें परमिट कर रहा है, इसलिए आए हैं। इफ यू डोंट हैव द लॉ, यू कैन नॉट फोर्स द जज टू डू विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट ऑल। अब ये डिबेटिंग पॉइंट आ गया। जो पहली विंडो हमें मिलती है ई रिकॉर्डिंग से, वो मिलती है सुप्रीम कोर्ट का केस था PLJ 2013। अगर आप लिख लें शायद कभी आपके काम आ जाए। PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट 107। ये वो जजमेंट थी जिसने मुझे रोशनी दिखाई, जिसने मुझे रास्ता दिखाया। PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट 107। ये केस क्या था? ये केस था एक खातून के साथ रेप हुआ, वो पुलिस स्टेशन गई, पिंडी का केस था, उसका पर्चा नहीं दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट को जब पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जुडिशियल में नोटिस ले लिया उस वक्त। पेज है जी 107। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया। वो एक लंबी स्टोरी है क्या हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक प्रिंसिपल सेटल किया। वो प्रिंसिपल क्या था कि एविडेंस ऑफ रेप विक्टिम शुड बी रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएट केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, so that the victims, particularly juvenile victims, do not need to be present in court। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक चारों एडवोकेट जनरल्स की उनको ऑन बोर्ड किया और ये चीज तय हो गई। अब जो रेप केस में एविडेंस होती है, क्या वो ऑर्डिनरी केस की एविडेंस से डिफरेंट होती है? नो, उसी तरह गवाह आता है, उसी तरह बयान देता है, जिरा होती है, सारा कुछ होता है। या कि रेप केस पे एविडेंस का जो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो खैर आपके लॉ भी नए आ गए कि रेप केस की एविडेंस में क्या कोई नया कानून अप्लाई करता है? नो। क्या रेप केस के केसेस में कोई ORC कोड है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर इज नो। तो एक सेइंग बड़ी है, जबरदस्त प्रिंसिपल सेटल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब कोई डिसीजन देती है तो तस्वुर ये होता है कि इसके सारे जो एंसिलरी या इंसिडेंटल इश्यूज थे उनके सामने थे, लॉ उनके सामने था, और हर चीज को मद्देनजर रख के उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से रास्ता मिला कि एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक जो है वो हो सकती है। ये दैट वाज द फर्स्ट लाइट जिसने मुझे इंप्रेस किया कि यार अगर इन केसों में हो सकती है तो बाकी केसों में क्यों नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब मैं आपको लीगल डिस्कशन की तरफ ला रहा हूं।
अब आ जाते हैं हम CRP, इस एग्जैक्टली जो लीगल कवरेज है वो क्या है। अब जो आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको बहुत अदब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें शायद मैं आपको दोबारा फिर सुनने को ना मिले। बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डिस्कशन में मैं एंटर हो रहा हूं, और एक अच्छे वकील के लिए बड़ा जरूरी है इस चीज़ को समझना। टाइम 12 तक है मेरा? अच्छा, तो प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रोफेशन में एंटर हुए थे ना, तो उस्ताद ने कहा था, और हमें पता लगा कि कानून को जितनी दफा पढ़ोगे हर दफा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वही अल्फाज हैं, वही कॉमा, वही सेमी कॉलन, वही कॉलन, लेकिन हर दफा पढ़ने से कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे जहन में कितनी क्रिटिकल अप्रोच है। चैप्टर 25 है CRPC का, जो डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को, सेक्शंस 353 से लेके 365 CRPC तक, कि गवाह है कैसे आएगा, कैसे एग्जामिन होगा, डिमीनियर होगा, सलाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज द चैप्टर। और इट हैज टू बी रेड विद चैप्टर 10 ऑफ कानून शहादत, जिसको बाद में डिस्कस करता हूं मैं। तो सर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं इस एंगल से पढ़ना चाह रहा था कि मुल्ज़िम की अटेंडेंस फिजिकली जब गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा होता है क्या जरूरी है। मैंने इस एंगल से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर के अंदर मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि जो वर्ड है ना प्रेजेंस, हाजिरी, वो टोटल 7 टाइम इस्तेमाल हुआ है पूरे चैप्टर के अंदर। और ये किसको 7 टाइम, टोटल 7 टाइम, 5 टाइम रिलेट कर रहा है ये एक्यूज को, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, और 2 टाइम रिलेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट। मतलब सिर्फ प्रेजेंस, फिजिकल की बात नहीं कर रहा। फिर मैंने देखा दूसरा वर्ड अटेंडेंस। पता यह लगा इस पूरे चैप्टर में अटेंडेंस का लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, और वो भी एक्यूज को और उसके प्रीडर के हवाले से। दिस गिव मी सम अनदर थॉट, क्या ये कहते हैं माइंड आप अप्लाई करते हैं चीजों को तो आपको चीजें मिलती रहती हैं सारी। Nowhere word presence or attendance is used for witness। जितनी भी लफ्ज अटेंडेंस और प्रेजेंस इस्तेमाल हुआ वह कि मुल्ज़िम की मौजूदगी में शहादत लिखी जाएगी, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि विटनेस का प्रेजेंस या फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है वहां पे। लफ्ज है विटनेस, एविडेंस शैल बी एग्जामिन्ड, एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसको आगे जाके मैं आपको और आगे चीजें क्लियर करूंगा जो आपको। उसके बाद आप आ जाए, आपका चैप्टर 10 है कानून शहादत, ऑर्डर 1984। वो रिलेट करता है आर्टिकल 140 से 130 से गालबन स्टार्ट होता है और वो आर्टिकल 154 तक जाता है। इसमें पूरा एक मैकेनिज्म है कि बयान कैसे होगा, जीरा कैसे होगी और फला फला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर में लफ्ज प्रेजेंस 1 दफा इस्तेमाल हुआ है, ओनली वंस, और वो भी इलस्ट्रेशन के अंदर जाके। अब आगे बात जो चली है कि तो फिर हम इसको फिजिकल प्रेजेंस में लाजमी है या फिर हम इसको अदरवाइज दे सकते हैं। चलिए सर अब आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए आपसे बातें की सारी कि आपको लीगल पोजीशन समझ आ जाए। जस्ट ए मिनट प्लीज, पानी मिलेगा सर? जज़ाकल्लाह। आपके जहन अभी भी मुंतशिर होंगे मेरे हिसाब से, और होने चाहिए, लेकिन अब जो मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद आपके जहन का इंतशार मैं उम्मीद करता हूं खत्म हो जाएगा। वो कैसे? आपका एक चैप्टर 40 है CRPC का, सेक्शन 503 से लेकर 508A तक। ये क्या है पता है आपको? ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। क्रिमिनल में कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करने का यह इख्तियार आपको दे रहा है। ये कमीशन जाता क्यों है, कोई बता सकता है मुझे, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए? सारे फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए इसलिए जाता है कि उस विटनेस की फिजिकली प्रेजेंस नामसात हालात की वजह से पॉसिबल नहीं रहती। आप अगर 500 इसको पढ़ेंगे ना अपना जो है
इस चैप्टर को, उसमें लिखा इफ द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और फला 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 फला, तो कोर्ट शैल इश्यू ए कमीशन। ऐसा ही आप उसको पढ़ लीजिए जाके। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अब इस पोजीशन में नहीं है बराह रास्त उसको बुलाए और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। तो कोर्ट कहती है मिस्टर XYZ हम आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, या मिस्टर मजिस्ट्रेट आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, आप जाइए और जाके उस गवाह का बयान लिखिए। ये सिविल में भी आप नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा। वो कमीशन जाता है और जाके वो एविडेंस लिख के ले आता है और जज के आगे पेश कर देता है। क्या तय हुआ इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तय हुई कि अब जो शुरू पे जाऊंगा पहली बात पे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कम्युनिकेशन। यही कहा था आपको मैंने। अब इस कमीशन ने क्या किया, एविडेंस लिख के उस कम्युनिकेशन को डेवलप किया बिटवीन द जज एंड द विटनेस। हुआ कमीशन के थ्रू, गवाह सामने नहीं था और गवाह के सामने जज नहीं था। अब जब आपकी CRPC बनी थी उस वक्त क्या मॉडर्न डिवाइसेस थी? लेकिन अंग्रेज बेवकूफ नहीं था, उसको पता था ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि गवाह की अटेंडेंस पॉसिबल ना हो, बीमारी की वजह से या लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से एक्सेट्रा। सो देयरफॉर हमने ये एक डिवाइस क्रिएट कर दी कि इस तरीके से उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए, तो लीगली प्रोटेक्टेड हो जाए। अब इस तरीके से जब ये डिवाइस अपना हुआ तो वो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट था वो एस्टैब्लिश हो गया। अब देखें, When मैंने इसको कहा, लफ्ज क्या है? कमीशन का भी इशू होता है। द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस। अब सवाल आपके आ गया, अगर यही प्रेजेंस विटनेस की इस टीवी के ऊपर आ जाए तो फिर क्या हो? क्योंकि जब CRPC बनी थी ना ये टीवी था, ना ये सिस्टम थे, ना कुछ और था। इसलिए कहा क्योंकि गवाह और जज का फेस टू फेस इंटैक्ट पॉसिबल नहीं रहा, तो एक तीसरा बंदा अपॉइंट कर दिया। आज तीसरा बंदा ये है, ही इज द थर्ड पर्सन टुडे, जो आपकी जो कॉन्टेक्ट है गवाह का और आपका स्टैब्लिश कर रहा है। तो वो चीज जो अंग्रेज टाइम बनाई थी उस वक्त के हालात के मुताबिक थी। अभी आपसे मैं एक और बात करूंगा आगे चल के कि कानून, अच्छा कानून क्या होता है, इसी हवाले से आगे चल के बात करता हूं। लेकिन अब इससे पहले करूंगा, अब आपसे मैं, माशाल्लाह काफी सारे वकला बैठे हैं, आप सिविल में भी बल्कि क्रिमिनल में एक लफ्ज यूज करते हैं, पोजेशन करते हैं ना। पोजेशन की कितनी काइंड है? जवाब, सिंबॉलिक पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, ठीक है, और फला फला 4-5 है कि नहीं। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी बेसिक चीज क्या है? पोजेशन। अब कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में हो सकता है आपका फिजिकल पोजेशन ना हो, सिंबॉलिक पोजेशन में फिजिकल, बट यू विल बी डीम्ड टू बी इन पोजेशन। अब वर्ल्ड प्रेजेंस के प्रेजेंस ऑफ विटनेस पे हम चल रहे हैं। ये प्रेजेंस का लफ्ज है क्या? क्या जब CRPC बनी थी इस लफ्ज के वही मीनिंग थे जो आज हैं, या वक्त के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली पैदा होगी? आज भी दुनिया में इस बात पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं कि आज के दौर में इस लफ्ज के मायने क्या होने चाहिए। बेसिक मीनिंग वही रहता है, उसकी अपग्रेडेशन की जाती है कि आज के दौर में इस लफ्ज के मायने क्या होते हैं। 2014 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे इसकी डिटेल अभी याद नहीं, वो मिस कर गया मैं, इस चीज को तय करने के लिए कि जो ये वर्ड्स हैं उन्होंने कोई चॉइस की होगी काफी सारी, तो इन वर्ड्स के प्रेजेंट ईरा में हम इन वर्ड्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को। अब प्रेजेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? पहले नंबर वन शुड बी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 बीइंग इन व्यू, वो आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। नंबर 3 बीइंग इन अटेंडेंस,
हाजिर, और नंबर 4 बीइंग एट वन प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, जहां पे मौजूद है वहीं है, किसी और जगह पे उसकी, अमेरिका बैठा तो अमेरिका ही होगा, उसको इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें एग्जामिन की तो उन्होंने फिर कहा कि ये वाली जो प्रेजेंस है इसको आज के दौर में आप कहेंगे टेली प्रेजेंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में, आप पढ़िएगा जरा उसको, जजमेंट को, ये बात तय कर दी। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, लेकिन हम इसको टेली प्रेजेंस भी कह सकते हैं कि बंदा मौजूद है, फिजिकल नहीं है, इन अटेंडेंस भी है, नजर भी आ रहा है, किसी मुकाम पे भी है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं यहां पे कि वो शख्स जो टीवी के ऊपर मौजूद है ऑनलाइन और वो शख्स जो यहां मौजूद है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछूं, कोई एक डिफरेंस में बताएं तो क्या है? वो डिफरेंस ये है कि आप उसको टच नहीं कर सकते सिर्फ, बाकी सब कुछ वही है जो आम हालात में होना चाहिए। दैट इज द ओनली डिफरेंस एंड नो अदर डिफरेंस इज देयर। तो इसको उन्होंने कहा टेली प्रेजेंस। अब आ जाते हैं वहां पे, एक आर्गुमेंट डेवलप हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, वर्चुअल। वर्चुअल पता है क्या होता है? वर्चुअल जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। आपने सुना होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने कभी? उस यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस नहीं है, बस वो हवाई सी चीज है, लेकिन वो अपना काम कर रही है। आप बैठे नेट पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं सारा कुछ। जिस तरह बिल्डिंग बनी हुई है आपकी फलां यूनिवर्सिटी की, फलां, इस तरह कुछ की बाज़ाब्ता कोई वो नहीं है। बट वर्चुअल इज ऑल्सो ए रियलिटी इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया आज 2022 में सिविल साइड पे। मैं आपको यहां बताता हूं, कल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है फुटबॉल का, किस किसने देखा है? अच्छा, कौन जीता है? किसी के टीवी पे ऐसा भी आया कि फ्रांस जीत गया? जी बताइए, नहीं आया। किसी के टीवी पे यह आया कि गोल 4-4 हुए, 3-3 नहीं हुए? नहीं आया। अब आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि वो जो उस ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था और जो आप टेलीविजन पे मैच देख रहे थे बैठ के घर में, उन दोनों में फर्क क्या था? जो वो देख रहे हैं वही आप देख रहे थे, आप बल्कि उससे बेहतर माहौल में देख रहे थे। कभी कैमरा इधर चला जाता है, कभी इधर जाता है, रिप्ले मिल जाता है आपको देख, ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन ये नहीं हो सकता कि फुल बैक मैसी हो तो सेंटर पे मैसी आ जाए 1 मिनट के लिए। तो तय क्या हुआ कि दोनों तरफ समा एक है। अब वर्चुअल रियलिटी में चीज क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी में चीज ये होती है कि आप घर के ड्राइंग रूम में 50 के टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे या एसी चला के नहीं बैठे, लेकिन आप साइबेरिया का प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने आप को साइबेरिया का प्रोग्राम देख के आपको फीलिंग ठंडक की आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। यानी वर्चुअल रियलिटी क्या होती है कि आप टूर दी फ्रांस फेस में हिस्सा ले रहे हैं, वो देख रहे हैं आप बैठे हुए, ठीक है, और आप घर के वहां पे लोग रेगिस्तानों सहराओं में खड़े हैं, आप घर के ड्राइंग में बैठ के देख रहे हैं वही चीज। तो दिस इज द कॉल वर्चुअल रियलिटी। तो इंडिया ने 2002 में कहा कि दिस इज नॉट वर्चुअलिटी, दिस इज रियलिटी। कि जो लोग आर्गुमेंट करते थे, उन्होंने कहा नो, वर्चुअलिटी रियलिटी। अब उन्होंने जो जबरदस्त बात की, आपसे बात अगली बार करना चाहूंगा कि कानून जो है कब तक अच्छा होता है? जब तक वो हर चैलेंज का जवाब देता रहे। कानून बनाने वालों के जहन में 100 साल बाद के भी हालात होते हैं, और सबसे बेहतर कानून वो है जो हर चैलेंज को रिस्पॉन्ड कर दे। और कहते हैं अगर कानून आज के हालात का जवाब नहीं दे रहा तो इट्स नॉट ए गुड लॉ, इट्स ए बैड लॉ। तो अगर आज मॉडर्न ये जो हालात आ गए, अगर आपका लॉ इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो यू कैन नॉट से सीआरपीसी इज द गुड लॉ, बट आई से कि लॉ रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये अलग बात है, उसमें कुछ आप थोड़ी बहुत शतरामीन कभी आपको करनी पड़ जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते। वो कहते हैं लॉ वो बेकार हो गया फिर अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा।
If law fails to respond to the needs of the changing circumstances or society, it will choke its progress. जी, अब मैं आपको क्विकली, क्योंकि टाइम मुझे पता है 2-4, अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स पे बात करनी जरूरी नहीं है, मैंने कहा वो आपको बता दिया। बेनिफिट्स इसके बेताश हैं, नुकसानात शायद बहुत मामूली से हों, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन 2-3 बेनिफिट आपसे ज़रूर शेयर करूंगा जो आप खुद मानेंगे। प्लीज़, थैंक यू। जो आप खुद मानेंगे कि ये ऐसे बेनिफिट हैं जिससे हम बहुत सारे इश्यूज को कंफर्टेबली रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका जो चैप्टर मैंने 25 सीआरपीसी का बताया, उसमें एक प्रोविजन है डिमीनियर ऑफ ए विटनेस। कितने लोगों ने पढ़ा डिमीनियर? नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ लो बेटा जाके, कम से कम आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आप पे अब लाजिम है कि जिस तरह आप कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो जाते हैं, इस तरह आप पे अब लाजिम है आप जाके इस चैप्टर 25 को जरूर पढ़ लें आज, ताकि आपकी जितनी गुफ्तगू हुई है आपको, आपके लिए नॉलेज में इजाफा कर सके। अंग्रेज ने जब कानून बनाया था ना, तो उसने लिखा थी डिमीनर ऑफ ए विटनेस के कोर्ट के अंदर गवाह का डिमीनर क्या, उसका कंडक्ट क्या, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी वजह क्या थी। कई दफा आप देखें अदालतों में, मतलब मैं भी आपको मिसाल दे दूंगा कि गवाह की जबान और उसकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आप फील कर रहे होते हैं कि ये कहीं और से बोल रहा है या ये सच नहीं बोल रहा। कई केसों में आपने नोट किया होगा कि गवाह जवाब देने से पहले ट्विस्ट करता है, कभी 1 जवाब देगा, कभी 2 देगा, कभी 3 देगा। कई केसों में आपने महसूस किया होगा को लंबे लंबे पॉज लेता है, एक 30 सेकंड जवाब, मिनट बाद जवाब दे रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। ये डिमीनियर जो है ना गवाह का बड़ा रेलिवेंट होता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जज डिमीनियर देखे तो उसको नोट करे। क्यों नोट करे? कि जब आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के प्रिंसिपल पे जाते हैं तो ये डिमीनियर रेलिवेंट बन जाता है, और जज ये राय कायम कर सकता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज चूंकि कंट्रास्ट थी इसके अल्फाजों के साथ, लिहाजा मैं समझता हूं कि ये इसने बयान में कोई ना कोई गड़बड़ की है। ठीक है, मैंने गुजरांवाला में एक गवाह का डिमीनियर नोट करके मैंने मुल्जिम बरी किया, और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला बहाल रहा इसी पॉइंट पे कि जज ने आपके गवाह का कोर्ट के अंदर डिमीनियर नोट किया, जो गवाह हमारे सामने आज नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पे चीज आ गई, इसका जवाब दे दे, जिससे तय हो रहा है गवाह झूठ बोल रहे हैं। अब सपोज इसी केस को आज के दौर में ले लेते हैं। आज अगर कोर्ट में उस गवाह की रिकॉर्डिंग के टाइम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो, और वो ये रिकॉर्डिंग प्रिजर्व हो जाए, 10 साल बाद केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट देखना चाहती है कि एग्जैक्टली आज 19 दिसंबर 2022 को इस प्रोसीडिंग में क्या हुआ, और वो सुप्रीम कोर्ट उसको प्ले कर लेती है, और वो डिमीनियर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है या हाई कोर्ट के सामने आ जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बेटर पोजीशन में नहीं होगी उसको अप्रिशिएट करने के लिए, या ये तय करने के लिए ट्रायल जज की ऑब्जर्वेशन ठीक थी कि नहीं? इससे बड़ा बेनिफिट हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। नंबर 2, आपकी अदालतों में रोज झगड़े होते हैं। क्या झगड़े होते हैं? और निजी ने गवाह ने यह कहा था सर, दूसरे निजी ने यह कहा था, और सर आप तो लिख रहे थे आपने सुना नहीं। यह आपकी कन्फ्रंटेशन कई दफा हुई अदालतों में हुई होगी, और जज भी वहां बड़ा बेचारा परेशान लाचार, करूं तो क्या करूं। एक अजीब सा माहौल, एक फिस्टेड आती है, टेंशन बन जाती है। अगर यही रिकॉर्डिंग हो रही हो गवाह की, और वो क्या अच्छा भाई चुप कर जाओ, अभी प्ले बैक कर लेते, प्ले बैक किया, जो था सामने आ गया। इससे बड़ा कोई बेनिफिट हो सकता है कि नहीं? बताएं मुझे आप। यू गॉट द आंसर। ऐसा ही है कि नहीं है? सो देयरफॉर ये इसका इतना बड़ा बेनिफिट है कि जो अगले 20-25 साल में भी जाके उसी पिक्चर को प्रेजेंट कर देगा जो 20-25 साल पहले हुई थी, एज इट इज।
और अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर तो कागज़ों की बुनियाद पे हम तय करेंगे या अपने उस जज की विजडम के मुताबिक तय करेंगे इसने ये बात जो की है ठीक की है गलत की है। फाइनली कमिंग टू दी चैलेंजेस, जो सबसे मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, ये जो चैलेंज सबसे बड़ा आ गया। एक और बात आपके जहन में शायद उठ गई हो, चैलेंजेस के हवाले से ही कर दूं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हवाले से क्या होगा, कोई गवाह डॉक्यूमेंट, इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जो मैंने 2013 में गुफ्तगू जब मैंने पहली दफा लेक्चर दिया था, मैंने कहा आप इस डॉक्यूमेंट्स को इन एडवांस व्हाट्सएप पे शेयर कर लें उस गवाह के साथ। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 100% कि आप वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे इन एडवांस शेयर कर दें और गवाह ने जो बयान दोगा उसके मुताबिक दे देगा। अब जो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि गवाह बैठा है अमेरिका में और गवाह के बयान की वक़्त उसी वक्त होती है जब उसका बयान वॉलंटियर हो। तो लोगों ने सवालात किए, सर पता ये लगे 1 मिनट के लिए कि वो कैमरे में तो नहीं आ रहा, तो हो सकता है किसी ने पीछे बंदूक दिखा उसको रखा हो कि तूने ये बयान देना है। बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आंसर कर दिया और मैं आपको मजीद आंसर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाएं तो कैमरे का जो वो है अपर्चर जो होता है उसको आप वाइडर जूम की जगह वाइडर कर दें ताकि आपको पूरा रूम क्लियर हो। लेकिन सब आगे चलते हैं इस बात से, क्योंकि थ्रेट तो अदरवाइज भी हो सकती है। मैंने ये कहा कि आप क्यों हर केस में वीडियो लिंक को लाना चाहते हैं। आप इब्तदाई तौर पे, क्योंकि आप एक तजर्बा करेंगे तो बेनिफिट होगा, आप इब्तदाई तौर पे सुटेबल केसेस उठाएं। आंसर कैसे हैं? ठीक है आप सर, आप सुटेबल केसेस उठाएं जिसमें दोनों पार्टीज एग्री कर दें, और मेरे ख्याल में ऐसे केसेस मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स गो थ्रू दैट प्रोसीजर वंस। अगर आप समझते हैं कि गवाह को कोई थ्रेट है या कुछ है, पहली बात तो ये, आप लोग रोज अदालतों में पेश होते हैं, जब कोई गवाह बयान देने आता है एक पार्टी की तरफ से, आप में से कितने लोग ये चैलेंज करते हैं कि ये गवाह प्रेशर में है या किसी के कहने पे बयान दे रहा है? नहीं करते, शायद इक्का दुक्का। वो आप इसलिए नहीं करते कि प्रिजम्पशन ऑफ वॉलंटियरनेस अटैच है अनलेस इट इज रिबटेड, कि वो जो बयान दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है। ठीक है, अगर हाँ कोई सरकम जीरा में आप करते हैं, कुछ अदरवाइज करते हैं, सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो प्लीज सिलेक्ट दिस सूटेबल केसेस। अब यहाँ इस्लामाबाद में रोज मुझे कल बता रहे थे आप में से दोस्त, मुझे नहीं पता कौन से केसेस में ई चल रही है, ई रिकॉर्डिंग, ई प्रोडक्शन चल रही है, नहीं चल रही, तो दैट इज देयर। तो वो आपका सिर्फ एक वाहिद चैलेंज हो सकता है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस जहां पे आप समझते हैं कि जी गवाह की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां जज को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, इस केस में गवाह को बुला लीजिए। तो आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100 अगर एक केस में गवाह को फिजिकली आप इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बुला लेते हैं तो इट्स मेक्स नथिंग। लेकिन अगर आपने 10% केसेस में फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपने संगे मील जो है वो समझें कि उस तक पहुंचने का आपका रास्ता सफर शुरू हो गया। मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू का मैं हमेशा एक इस फोरम पे ही मैंने एक दफा बात की थी, सेइंग को मैं बड़ा एक्नॉलेज करता हूं, और मैं हजरत अली की जो वो हैं जो इरशादात हैं वो मैं कहता हूं आप पढ़ें तो आपको मजा आ जाए, मतलब कहां तक कितनी गहराई में बात की। आपने फरमाया कि रास्ता खूबसूरत हो तो तहकीक करो किधर जाता है, रास्ता खूबसूरत हो तो तहकीक करो किधर जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो और रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो तो चल पड़ो। अगर आप समझते हैं, इफ यू फाइंड, अगर आप ये समझते हैं कि हमें दुनिया से अब कंपीट करके दुनिया के बराबर आना है, हमारे चैलेंजेस भी हैं। अभी तो हम लिटिगेंट की बात करते हैं, आज हम तय करते हैं मेरा अपना भाई अगर अमेरिका बैठा हो और वहां उसकी रोटी रोजी लगी हो और यहाँ उसके खिलाफ केस हो जाए और घर के जज क्या है उसको बुलाओ बुलाओ, मुझे पता है कि नहीं पॉसिबल आना, हम अपने से स्टार्ट लेते हैं, तो हमारी फीलिंग क्या होगी? छोड़े हम लिटिगेंट, हम में से शायद कोई दोस्त भी ना चाहे कि अनलेस उसने वैसे आना तो कोई बात नहीं, कि उसको इस काम के लिए बुलाएं, इतने ये सारा कुछ होगा कि नहीं होगा, फीलिंग आएगी। बहरहाल, तो अगर आपने इन चीज़ों को लेके आना है सर, तो आपको अब जो गुफ्तगू मेरी खालिद साहब से आखिरी हुई थी, जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, आपने अपने रवैयों को तब्दील करना होगा, अपनी सोचों को तब्दील करना होगा। मैंने कहा ना, इस सारी ई रिकॉर्डिंग के अंदर मॉडर्न डिवाइसेस में
सिर्फ अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो वो आपका बिहेवियर, आपसे मुराद आपकी बात नहीं कर रहा, बोथ साइड्स, जजेस भी और लॉयर्स भी, कि आपका जो बिहेवियर बड़ा रेलिवेंट होगा। मैं अगर आपको मौका दे रहा हूं कि यार तुम पिंडी बैठे हो, तुम्हारी सिंपल बेल एप्लीकेशन में 2 मिनट के आर्गू होने, तुम मत आओ, मैं तुम्हें सुन लूंगा। मैं मुल्तान बेंच में था तो मेरे पास एक मैटर आ गया 491 में, 10 साल 9 साल की बच्ची 8 महीने से 491 हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, हाई कोर्ट में। और मैंने कहा यार 491 अगर हाई कोर्ट में 8 महीने चल रही है, हम नीचे जजों को डांटते रहते हैं, तो फैसले नहीं करते, तो हम क्या जवाब दें उनको। अच्छा, वो दोनों ने छुपाया था कि बच्ची बाहर है शिकागो में। जब मैंने थोड़ा प्रोब किया, उन्होंने कहा जी बच्ची शिकागो में। मैंने कहा ओके, इस केस को 2 बजे टेकअप करूंगा, वहां से उसका आप आईडी मंगाएं और 2 बजे बच्ची को मैं ऑनलाइन इंटरव्यू करूंगा। तो केस 8 महीने चल रहा था। 2 बजे सर ऑनलाइन हुई, 10 मिनट मैंने इंटरव्यू किया, बच्ची बाप के पास थी, बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़ी शार्प। उसकी माँ को बुलाया, मैंने कहा आप इस बच्ची की तलाश में थी, आपको पता भी था, बच्ची हाजिर है, कोई बात आपने करनी है। 5-10 मिनट माँ ने बात की, इशू रिजॉल्व, केस खत्म। अब इसमें 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आया कि 10-8 महीने ना किसी वकील को ख्याल आया, ना मेरे किसी ब्रदर जज को ख्याल आया कि यार इस चैप्टर को इतनी आसानी से मैं खत्म कर सकता हूं, कर दूं। यानी दोनों तरफ लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईटी था। ना जजों को पता था आईटी क्या होती है, ना शायद वकला के जहन में बात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यकीन कीजिए मेरी कोर्ट में रोजाना ऑनलाइन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। सिर्फ मेरी कोर्ट थी मुल्तान में, हाई कोर्ट में, जहां पे पूरा सिस्टम लगा हुआ था और किसी कोर्ट में नहीं था। अब मैं अगर ये सोचता रहता ये होगा, तो आपसे बस, आप यंग लोग हो, आपने आगे जाना है, कल आपका है। ये खालिद साहब से ये बात मैं कर रहा था, मैंने कहा ये कहते हैं ना मुल्क में तब्दीली, ये जो ऑनलाइन क्या होगा पूरा सिस्टम, मैंने कहा ये बच्चे आने वाले हैं ना, ये शायद इस मुल्क की तकदीर बदलने जुडिशल सिस्टम के अंदर आईटी के वजह से, क्योंकि इनको आईटी की समझ बूझ है। मेरे पास तो मोबाइल है, मुझे पता ही नहीं इसमें कितनी एप्लीकेशन है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आता इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। लेकिन आप लोग जिसमें बैठे हैं, कल आपका है। तो मैं सिर्फ आज की सदर साहब, अपना सेक्रेटरी साहब के तवज्जुह से आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आज आप तय कर दीजिए, आप में से हर शख्स जो बैठा है वो अपना अपना हिस्सा इसमें डाल देगा। जब हिस्सा डाल देगा, चीज़ें मैच्योर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट आपको सारी बात कह चुकी है। मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ हो तो उसको वेलकम करूँगा। जो मैंने ये सारी तजर्बे की बातें जो आपके साथ शेयर की हैं, कोई क्वेश्चन आपका अगर हो तो आई विल आंसर एनी क्वेश्चन। जी चलो, दैट्स फाइन, द माइंड्स आर गुड, ज़बरदस्त। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और मैंने कोशिश की कि मैं टाइम में इस लेक्चर को ख़त्म कर दूं। थैंक यू वेरी मच।